नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए एयरमैन यदि आप भर्ती होते हैं तो उसके बाद जो आपका प्रमोशन है वो किस तरह से होता है। बहुत सारे लोगों के डाउट हैं कि यहाँ से एयरमैन भर्ती होने के बाद में ऑफिसर कैसे बनते हैं, पायलट कैसे बनते हैं और इंडियन एयरफोर्स में एज एन एयरमैन किस तरह से प्रमोशन होता है। तो पूरी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप एज एन एयरमैन भर्ती होते हैं तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप एयरमैन से डायरेक्ट जो कि पायलट बन जाए या फिर आप ऑफिसर बन जाए। इसके लिए आपको एफकेट या सीडीएस वाला जो एग्ज़ाम है वो आपको निकालना ही होगा, या फिर उसके बाद आपको इसके अंदर कमीशनिंग लेनी पड़ती है और उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ सर्विस का क्राइटेरिया होता है कि इतने आपकी 10 साल की सर्विस होनी चाहिए या फिर इसके माध्यम से। और हाँ, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो कि एससीसी का होता है। आपकी 2 साल की सर्विस के बाद आप एससीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी कैडेट कॉर्प्स के लिए। ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट ऑफिसर बनने का यहाँ पर मौका मिलता है। और यदि आप पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वही एग्ज़ाम है जो जैसे कि एनडीए या अफकेट जहाँ से भी आप बनते हैं वहाँ से वो आपको एग्ज़ाम है जो क्लियर करने होंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एज एन एयरमैन आपका जो प्रमोशन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो देखिए, यदि आप आपकी जो कंप्लीट ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो रैंक है वो मिलती है एयरक्राफ्ट्समैन की। यहीं यदि आप 70% मार्क्स यदि आप गेन करते हैं तो आपको एलएसी मार्क्स, एलएसी जो कैटेगरी है उसमें डायरेक्ट आपको किया जाता है। यहाँ पर एसी मतलब एयरक्राफ्ट्समैन और एलएसी होता है लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन। तो यहाँ पर आपको यदि आप डायरेक्ट 70% लाते हैं तो आपको एलएसी बनाया जाता है। यदि आप 70% नहीं ला पाते हैं तो आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के 6 महीने बाद आपको एलएसी बनाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर होता है। उसके बाद में जैसे ही आपकी 5 ईयर की जो कंप्लीट सर्विस है उसके बाद होने के बाद आपको जो रैंक है वो मिलती है आपको कॉर्पोरल की, जिसे आप कॉपल बोलते हैं। कॉपल की आपको रैंक मिलती है। उसके बाद जब आपकी सर्विस है जो 12 ईयर्स हो जाती है तो उसके बाद आपको सार्जेंट की रैंक मिलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सार्जेंट की रैंक के बाद आपको ये जो इसमें आपको प्रमोशन टेस्ट क्वालिफाई करने होते हैं उसके हिसाब से आपको ये रैंक मिलती है। उसके बाद आपको अगली जो रैंक है वो मिलती है जूनियर वारंट ऑफिसर की। वो करीब आपके 20 या 19 के आसपास मिलती है। और यदि आप 20 साल में सर्विस छोड़ना चाहते हैं तो आप जेडब्ल्यू से तो आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। आपको सार्जेंट रैंक से आपको यहाँ पर रिटायरमेंट लेना पड़ेगा यदि आप 20 ईयर में क्विट करना चाहते हैं। उसके आगे जूनियर वारंट ऑफिसर बनने के बाद आपकी जो रैंक है वो हो जाती है वारंट ऑफिसर। कुछ टाइम बाद आप वारंट ऑफिसर बन जाते हैं और उसके बाद आप बन जाते हैं एमडब्ल्यू मास्टर वारंट ऑफिसर। तो यहाँ तक आपका एससी से लेके कहाँ से लेके एससी से लेके आपको एयरक्राफ्ट्समैन से लेके मास्टर वारंट ऑफिसर तक आपका जो प्रमोशन है वो यहाँ पर होता है। कुछ लोग हैं इनमें से वो आपकी जो सर्विस है करीब 55 ये इसके हिसाब से हो जाती है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर HFO ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर की आपको जो रैंक है वो भी दी जा सकती है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कुछ ही लोग ये प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर प्रमोशन है वो होता है। अब कमीशनिंग के लिए मैंने आपको सबसे पहला बताया, एक तो एससीसी आप जा सकते हैं डायरेक्ट आपकी 2 साल की सर्विस के बाद में। और भी कई सारा तरह की सर्विस होती है जिनके लिए आपको 10 साल की सर्विस या इस तरह से होता है। अब एयरमैन से यदि आप एपकेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको इसमें बहुत छूट, जैसे नॉर्मली शायद 25 तक होता है, इसमें आपको शायद 32 एज ऐसा कुछ दिया होता है। आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका प्रमोशन होता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जो इंडियन एयरफोर्स के कैरियर किस तरह से होता है उससे रिलेटेड आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको उससे रिलेटेड भी आपको यही वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।